चलिए जी शुरू करते हैं प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जो है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड, उसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में दे रखी है, बट जानबूझ के मैंने यहां पर उसकी प्रॉपर्टीज एज वेल एज उसकी प्रिपरेशन दोनों डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। पहली बात, कोलाइड होता क्या है? जैसे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। सर ट्रू सॉल्यूशन कौन से? अरे पूरा सॉल्यूशन चैप्टर ट्रू सॉल्यूशन ही तो है यार, जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सिमिलरली कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्शन मीडियम वैसा ही होता है जैसा कि सॉल्वेंट होता है। अगर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, और अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक की कुछ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज यहां पर लिखी हुई है। प्रिपरेशन कैसे? कुछ भी नहीं करना यार लायोफिलिक को बनाने के लिए। डिस्पर्स फेस लो, डिस्पर्शन मीडियम लो, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दो, लायोफिलिक बन जाएगा। लायोफोबिक को बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स चाहिए होते हैं। कौन से मेथड्स चाहिए होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। लायोफिलिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रेट होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। लायोफिलिक वाले रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अलग अलग किया जा सकता है, मेथड्स हैं हमारे पास, और वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इनको इमल्सॉइड और उनको सस्पेंसिनॉइड भी बोलते हैं। इन लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक के कोलाइडल सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी होती है वो डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा होती है। इसकी डिस्पर्शन मीडियम और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों की विस्कोसिटी सेम होती है। सरफेस टेंशन उल्टी होती है, इसकी सरफेस टेंशन डिस्पर्शन मीडियम से कम होती है। ठीक है, इसकी सेम होती है ऑलमोस्ट। ये मैंने अभी अभी बताया स्टेबिलिटी में ये ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रेट होते हैं और ये कम हाइड्रेट होते हैं। ठीक, लायोफिलिक में कोई जनरली चार्ज नहीं होता है, बहुत कम चार्ज होता है। लायोफोबिक पे कोई ना कोई चार्ज होता है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, इनको हम देख सकते हैं। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, कोगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसके पार्टिकल्स बहुत कम स्कैटरिंग शो करते हैं, इसके ज्यादा शो करते हैं, क्योंकि इसके कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इन पे चार्ज होता ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कहां से करेंगे, या बहुत कम मूव करेंगे। और इन पे चार्ज ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स मूव भी ज्यादा करेंगे। एग्जाम्पल, ये जनरली ऑर्गेनिक के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कोलाइडल लायोफिलिक बनाते हैं। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली लायोफोबिक बनाते हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक की प्रिपरेशन। लायोफिलिक का मैंने अभी अभी बताया आपको, दोनों चीजों को मिक्स करिए, लायोफिलिक बन जाएगा। लायोफोबिक के लिए स्पेशल मेथड्स चाहिए। पहला है डिस्पर्जन मेथड्स, दूसरा है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड का मतलब क्या है? ये वो मेथड्स होते हैं जिनमें कोलाइडल पार्टिकल बड़ा होता है और उसको छोटा किया जाता है बाय फ्रिक्शन, मतलब तोड़ा जाता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, डिस्पर्जन मेथड्स को पहले बात करते हैं। सबसे पहला डिस्पर्जन मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। आपने चक्की देखी होगी, आटे की चक्की, गोल गोल हाथ से घूमने वाली, उसमें हम गेहूं का दाना डालते हैं और उसको जैसे जैसे रोटेट करते जाते हैं वो गेहूं का दाना छोटा होता जाता है फ्रिक्शन के कारण, जिससे आटा बनता है। यहां पर भी ऐसा ही है, कोलाइडल पार्टिकल बड़ा है, उसको छोटा करना है तो क्या करेंगे, एक दो स्टील रोटेटिंग डिस्क में डालेंगे, पार्टिकल साइज छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जब इतना छोटा हो जाएगा कि कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, नीचे सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसमें गिरेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन या ब्रेडिग-ज़ार्क मेथड, ये जनरली यूज किया जाता है जब मेटल का सोल बनाना हो, यानी कि मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो। ठीक है,
ये वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले ले जिसका मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसको आइस के अंदर रख दिया। जैसे ही इसको आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहां से मेटल के वेपर निकलेंगे, वेपर। वेपर बहुत मेटल के ये हॉट होंगे, आइस पे जाके कंडेंस हो जाएंगे। लो भाई बन गया मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन। जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, पानी में डाल दो, पूरे अरेंजमेंट को आइस में डाल दो। बैटरी जैसे ही ऑन करोगे मेटल के वेपर बनेंगे, वो बहुत गर्म होते हैं, आइस पे जाके कंडेंस हो जाएंगे, बन गया मेटल का सोल। ये डिस्पर्शन मेथड चल रहे हैं। पेप्टाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पेप्टाइजेशन है क्या? किसी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसे क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइजेशन। सर एग्जांपल दीजिए। ये एक प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, पता है ना, प्रेसिपिटेट में पार्टिकल बड़े मोटे मोटे लंप टाइप होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं। इस प्रेसिपिटेट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने फेरिक आयन डाला। फेरिक आयन क्या करेगा? इस बड़े बड़े पार्टिकल को ऐसे छोटे छोटे में कन्वर्ट करेगा और ये फेरिक आयन यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब इसके आउटर मोस्ट लेयर पे आ जाएगा। ये फेरिक आयन है, ये फेरिक आयन। Fe3 पॉजिटिव है, जिसको पॉजिटिव लिख रहा हूं ना, Fe3 पॉजिटिव है। आपको पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसी कारण अब ये दोबारा कभी भी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। कंडेंसेशन मेथड बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया होगा, कौन से वाला दिया हुआ है? हाँ, सल्फर वाला। सल्फर वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, बट सल्फर अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो और अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो पहले सल्फर को अल्कोहल में डालेंगे, डिसॉल्व हो गया। अब उसी सॉल्यूशन को वाटर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। क्या आप सल्फर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया? बिल्कुल, क्योंकि अल्कोहल और वाटर एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन सल्फर का। बाय एक्सेसिव कूलिंग, अगर कोई चीज वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है, दोनों के सॉल्यूशन को लीजिए, मिक्स करिए थोड़ा सा और बहुत ज्यादा कूल कर दीजिए, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाइए। जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाएंगे, बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, तब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। यही यहां पर बोला हुआ है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन आइस का किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में बनाया जा सकता है अगर आपने उन दोनों को बहुत एक्सेसिवली फ्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। केमिकल मेथड्स, कंडेंसेशन में केमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शन से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। पहला बाय डबल डीकंपोजिशन, आर्सेनिक सल्फर के पास चला गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया, बन गया आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन। सोल का मतलब यही है, कोलाइडल सॉल्यूशन। रिडक्शन से हमें गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है वाटर में, SnCl2 में डाला। SnCl2 गोल्ड को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। बन गया गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर में। ऑक्सीडेशन से H2SO Br2 का रिडक्शन रिएक्शन कराया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। बन गया सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन। नहीं, ये नहीं करना था, प्योरिफिकेशन क्यों डाल दिया यहाँ? और बातें सुनिए जो कि प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? केमिकल रिएक्शन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे, उतने इसके रिएक्ट करेंगे, उतने इसके प्रोड्यूस होंगे, उतने इसके प्रोड्यूस होंगे। डज नॉट मैटर यहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे, उतने बी के रिएक्ट करेंगे, उतने सी के प्रोड्यूस होंगे, उतने ही डी के प्रोड्यूस होंगे। अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, इसके भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे और इसके भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होंगे।
एसिड बेस एसिड बेस टाइट्रेशन। सर टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन क्या होती है? मेरे ख्याल से नाम तो आपने सुना होगा अपने इसमें यार, जब आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तब आपने देखा होगा, एक चीज को हम ब्यूरेट में लेते थे, दूसरे को हम ये कंटेनर में लेते थे। मान लीजिए यहां पर एसिड है, यहां पर बेस, उल्टा भी हो सकता है बेटा, यहां पर एसिड और यहां पर बेस भी हो सकता है, ठीक है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स नोन है, इसके अननोन है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, नाम से पता चल रहा है, जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेम। जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस के रिएक्ट करेंगे। आप इस नॉब को खोल दोगे, दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तब इस नॉब को क्या कर देना, बंद। अगर इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट यूज हुए हैं तब तक तो इसके भी यहां पर 5 होंगे, इसके 3 यूज हुए हैं तो इसके भी 3 होंगे, इसके 2 यूज हुए हैं जब आपने नॉब बंद करिए तो इसके भी 2 होंगे। फिर पंगा तो वही है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, आ गया है? उसकी हेल्प के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया और इस नॉब को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इस नॉब को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन सा इंडिकेटर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? अच्छा, इंडिकेटर बताते कैसे हैं, पहले तो ये बताओ। इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। सर कौन कौन सा इंडिकेटर है जो हमें पता होना चाहिए? ठीक है, फिनोप्थलीन। अगर किसी भी एसिड बेस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट वीकली बेसिक मीडियम में आ रहा है, वीकली बेसिक मीडियम में लाइक 8 से 10 के आसपास, ठीक है, वही इसकी पीएच रेंज होती है, 8 से 10 के आसपास। और कलर पता क्या चेंज होता है इसका, कलरलेस टू पिंक। पहले इंडिकेटर पड़ा होगा तो वो कलरलेस रहेगा। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट अगर वो 8 से 10 पीएच के बीच में आ रहा है तो ये कलरलेस से पिंक हो जाएगा। जैसे पिंक होगा हमें पता चल जाएगा, नॉब को रोक दो, ये ब्यूरेट को बंद कर दो, ये ब्यूरेट को बंद कर दो उसी टाइम। एक और है लिटमस, तो हम क्लास 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं लिटमस, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका रेंज दे रखा है, मैं 6 to 8 लिख रहा हूं क्योंकि 7 वाले पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, से एक कम और एक ज्यादा करना। सर इसमें कलर कहां से कहां जाएगा, इसमें पहले एसिडिक मीडियम में रेड होगा, फिर ब्लू हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, दैट इज, ये रेंज आपको पता होनी चाहिए, रेंज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की रेंज है दैट इज 3.2 से 4.4। ये रेड टू येलो होता था, मिथाइल ऑरेंज रेड टू 3.2 से नीचे रेड, 4.4 से नीचे येलो। सर 3.2 और 4.4 के बीच में जो भी रेड और येलो का मिक्सचर होता है, अब वो मुझे नहीं पता क्या होता है, वो तुम्हें पता होगा। और 2-3 रिएक्शंस भी दे रखी हैं जो हमारे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। एक ये है KMnO4 की रिएक्शन ऑक्सालेट के साथ। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सालेट को CO2 में कन्वर्ट कर देती है। खुद किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, Mn2 पॉजिटिव और H2O में। हो सकता है इसको बैलेंस करने के लिए आ जाए। अभी मैंने आज थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जो इसका इन्फेक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो इसका इन्फेक्टर है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं।
एन फैक्टर कैलकुलेशन भी सीखी है हमने, इसका 5 आएगा, इसका 2 आएगा, चाहे करके देख लेना। तो इसके मोल्स 2 हो गए, इसके 5 हो गए, 2 Mn है तो यहां पर 2 आएगा, 10 कार्बन है तो यहां पर 10 आएगा। ऑक्सीजन कितनी है इधर, 8 और 20 28, और इधर कितने हैं 20 और 1 21। सर इधर 7 कम है, सर 7H2O डालो यानी कि 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं इधर 16, हो गया बैलेंस। एक और था बट अब मेरे को वो याद नहीं आ रही कौन सी थी। मेरे को इतना तो पता है सिलेबस में मोर सॉल्ट लिखा हुआ है, बट वो मोर सॉल्ट की रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ है या KMnO4 के साथ है, देखो एक बार। कराने को तो मैं दोनों करा दूं क्योंकि दोनों सेम ही है, बट फिर भी एक बार देख लें। नाम क्या है, हाँ है भाई, इसलिए इसका मोर सॉल्ट की रिएक्शन इतना तो मेरे को पता है, बट किसकी है, KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ? शायद K2Cr2O7 है, बट आई एम नॉट टू श्योर, इसी कारण मैं देख रहा हूँ, जो होगी मैं वो करवा दूंगा। वे सिलेबस खुल जा भाई, तू भी इतना गुस्से हो रहा भाई, ये तो ना खुल रहा, गुस्सा मान गया। KMnO4 है पक्का, ये तो खुल गया खुल गया खुल गया, रुक जा मैं देख लेता हूँ। सिलेबस 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 KMnO4 के साथ है यार, चलो KMnO4, हाँ मोर सॉल्ट होता है ये, पैरस सल्फेट। परमैंगनेट, इसके अंदर फेरस आयन है, सल्फेट आयन है, अमोनियम आयन है। परमैंगनेट जो होता है ना सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है ना अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक में, और खुद किस में कन्वर्ट होगा, वो तो वही है Mn2 पॉजिटिव और H2, Mn2 पॉजिटिव और H। फिर वही बैलेंस कर दो इसको, हो सकता है बैलेंसिंग आ जाए पेपर में। एन फैक्टर निकाल के देखना, 5 आएगा, इसका 1 आएगा, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं। इधर भी 1 Mn, इधर भी 1 Mn बैलेंस्ड, इधर 5 Fe, इधर भी 5 Fe बैलेंस्ड। 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, हो गया भाई ऑक्सीजन बैलेंस्ड। सर हाइड्रोजन करो बैलेंस, इधर 8 है, इधर 1 है, दिस इज 8H पॉजिटिव आयन। एक और रिएक्शन है हमारे सिलेबस में H2O2 की आयोडाइड के साथ, H2O2 की आयोडाइड के साथ एल्कालाइन मीडियम में। एक तो बनेगा H2O और एक बनेगा आयोडीन। इसमें वो भी डालते थे ना थायोसल्फेट आयन, ताकि वो आगे रिएक्ट करता जाए, वो तो ऑक्सीडाइज होगा, उसको रिड्यूस करेगा तो आयोडाइड है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अरे आइए वापिस आते हैं। इसका क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, क्यों सर इसका मैकेनिज्म क्यों पूछा जा सकता है, केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी में एज इट इज इसका मैकेनिज्म दे रखा है, तो हो सकता है कि इसका मैकेनिज्म ही पूछ लिया जाए, मैकेनिज्म ही पूछ लिया जाए। सबसे पहले तो H2O2
आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करता था। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, यही स्लोएस्ट स्टेप था। ठीक है, यही स्लोएस्ट स्टेप था। बना क्या था, एक तो आईओ नेगेटिव बनना है जो कि अगले वाले में डिकम्पोज हो जाना है, साथ में H2। ठीक है सर, ये जो आईओ नेगेटिव बना है यही दोबारा रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, H2O2 के साथ, H2O2 के साथ। ये आपकी बार फास्ट स्टेप है। एक तो मेरा H2O तो बन चुका, यानी कि एक तो मेरा I2 तो बनना ही बन, I2 बन गया। तो फिर अगर I2 है तो इसे 2 रखो ना यहां पे, सही कह रहे हो, ये भी बात आपकी सही है, ये 2 होना चाहिए। एक I नेगेटिव होगा, एक I नेगेटिव होगा और H2 होगा। I नेगेटिव ही तो करता था वो हाइपो वाला, H2 होगा और O2। इसका रेट लॉ पूछा जा सकता है सर। रेट लॉ लिखने का तरीका पता क्या होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है वही लिख दो एज इट इज। लिख दिया सर। एक ये रिएक्शन थी हमारी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन छोटी छोटी सी टाइट्रेशन बता रहा हूं। पहली टाइट्रेशन है, उसका जो भी आएगा ग्राफ ही आएगा। ठीक है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इस कंटेनर के अंदर वीक एसिड है, ऊपर से आप ब्यूरेट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते जा रहे हैं। ग्राफ आएगा अगर आएगा तो, यहां पीएच है, यहां वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, पता नहीं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो पेपर में जो भी लिखा होगा, मान लो NaOH है। एंड पॉइंट आने से पहले, एंड पॉइंट का मतलब समझ लेना कि अभी एसिड यहां पर बचा हुआ है, एसिड यहां पर बचा हुआ है। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। फिर क्यों होगा ऐसा, मैं बता रहा हूं। देखो, इसे बोलूंगा मैं जोन 1। जोन 1 का मतलब है अभी एसिड बचा हुआ है, बेस आपने कम डाला है, एंड पॉइंट नहीं आया है, नहीं आया है। बीकर के अंदर कौन कौन होगा, फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा सा रिएक्ट करके सॉल्ट बना चुके होंगे। हाँ, सॉल्ट बना चुके होंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और आपने बोला कि एसिड बचा हुआ है, क्या ये एक एसिडिक बफर है, क्या ये एक एसिडिक बफर है? हाँ सर हाँ। तो जो एसिडिक बफर है उसकी पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। बात सही है सर आपकी। ये है जोन 1। अब एंड पॉइंट आ गया जोन 2। जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट सेम हो गए, दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए हैं, सारा एसिड सारे बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना चुका है। सॉल्ट सर, इस समय अगर पीएच निकालनी है तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये जोन 2 है, यही हमारा एंड पॉइंट वाली रेंज है। एंड पॉइंट वैसे तो नॉब यहां पे अब बंद कर देनी चाहिए, बट आपने गलती से नॉब खुली छोड़ दी, तो सर अब स्ट्रॉन्ग बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे,
वीक एसिड के कम होंगे। अंदर क्या होगा, अंदर दो चीजें होंगी, सॉल्ट ऑफ WA+SB और प्लस SP, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा बचा हुआ है। सर अब पीएच निकालनी है तो आपको पता ही है कि मेनली इसके कारण होगा, OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होगा, OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होगा तो पीएच में ये इंक्रीज भी काफी ज्यादा आएगा। ये जोन 3, जोन 3। ये कह रहा है KMnO4 और HCl की वो करा दो, क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करा देता हूं, बट पहले ये जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चल पहले ऐसा करता हूं, उल्टा करवा देता हूं इसका ना, क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाएगा समझाना। यहां पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, यहां कर देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। इधर पीएच, यहां पर हम क्या ऐड कर रहे थे सर, हम यहां पर क्या ऐड कर रहे थे, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे थे। और अब की बार क्या ऐड कर रहे हैं, अब की बार क्या ऐड कर रहे हैं सर, स्ट्रॉन्ग एसिड यू ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बिल्कुल इसी ग्राफ का उल्टा बनेगा और क्या कुछ ऐसा आएगा, क्या कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा अच्छी तरीके से बनाया जाए, नहीं लग रहा है अब थोड़ा ठीक। ये रहा जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 में ग्राम इक्विवेलेंट किसके ज्यादा होंगे भाई, वीक बेस के ज्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के कम। यानी कि एक तो बन जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, साथ में वीक बेस बन जाएगा। सर ये बेसिक बफर है, बेसिक बफर, पीएच निकाल सकते हैं बेसिक बफर का फॉर्मूला लगा के। जोन 2 जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, सेम, सर ये तो फिर सॉल्ट बन गया, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो सर इसका जो भी सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच आ जाएगी। और जोन 3 जब वीक बेस, मतलब कि एंड पॉइंट यहां पे आएगा, ये है एंड पॉइंट वाली रेंज, एंड पॉइंट वाली रेंज, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, नॉब अब बंद कर देनी चाहिए थी बट गलती से खुली छूट गई, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा होगा। प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, अब पीएच इसके कारण आएगी, यहां पर बफर है, यहां पर सॉल्ट है और यहां पर इसके कारण आएगी पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बाहर से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, बाहर से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, का मतलब ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग बेस है, बीकर में स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां पर भी पीएच, बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं ना, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH कहना है NaOH कह लो, स्ट्रॉन्ग बेस कहना है स्ट्रॉन्ग बेस कह लो। यहां पर क्या हो गया भाई, पीएच। क्या ग्राफ ऐसा ही होगा, दोबारा बताना तो नहीं पड़ेगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी। Which one of the following curve represents the group of pH? ये क्या होता है भाई, ग्रुप नहीं ग्राफ आना, ये मजे ले रहा है हमसे। ग्राफ ऑफ पीएच ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ NaOH विद HCl, NaOH विद HCl। सर ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं आना, ग्राफ आना है।
बाहर से NaOH डाल रहे हैं सर, ये टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली, क्या यही बात, तो ये कहां गया, क्या यही वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली? क्या आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा लायोफोबिक कोलाइड है? अभी मैंने बताया था लायोफिलिक होते हैं ऑर्गेनिक वाले, लायोफोबिक होते हैं इनऑर्गेनिक वाले। कोई इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, 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 ये रहा सर इनऑर्गेनिक। एक और क्वेश्चन देखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे है, हाँ ये भी प्रैक्टिकल में है। पहले मैं थोड़ा समझा देता, समझाया वैसे थर्मोडायनेमिक्स में, बट चलो एक बार फिर बता देता हूं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन का मतलब होता है अब पूरी तरह से इसको पानी में डाल दो, कॉपर सल्फेट एक्वस बन जाएगा, है ना, बाल्टी में डाल दो, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। कितना दे रखा है बेटा, -17 किलो कैलोरी पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसकी भी दे रखी है, CuSO4.5H2O की। ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। अब बाल्टी भर पानी में डाल दो, कॉपर सल्फेट एक्वस बन जाएगा, एक्वस। इसका भी डेल्टा H सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है यार, 4 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये पूछा हुआ है। कॉपर सल्फेट में 5 वाटर डालेंगे, ये भी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाएगा। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर एक H2O भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन दो इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन बनानी है सर। फिर फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रखो और दूसरे वाले को रिवर्स कर दो, रिवर्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर रिवर्स का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट कर दो बेटा, सबट्रैक्ट कर दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रख रहा हूं मैं, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली मैंने। सेकंड को रिवर्स कर दिया, रिवर्स लिखो या सबट्रैक्ट करो बात एक ही है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दो, रिएक्टेंट वाली जगह पे लिखो, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट वाली जगह पे लिखो। देखो भाई वाकई क्या ये इक्वेशन बन गई है हमारी? सर ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन गया। बिल्कुल सर ऐसा ही हमें चाहिए था। सर पानी तो नजर नहीं आ रहा, मैंने बोला ना ये मैटर नहीं करता आपको, क्योंकि बूंद होगी एक पानी की है, बूंद से भी कम। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, लिख दिया। सेकंड वाली को मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब है +4 की जगह -4 आ जाएगा, -21 आ जाएगा। क्या ऐसी कोई ऑप्शन है, -21? सर ये रही सर, आपका आंसर जो है वो तो माइनस में आया है, इन्होंने आंसर जो है वो 21 दे रखा। कोई बात नहीं यार, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, हीट रिलीज ही होनी है। और एक चीज बता देता हूं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों का सम होता है। एक तो लैटिस एनर्जी, एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है तो बोलते हैं लैटिस एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों का सम। याद है ना, कोई भी आयनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में पढ़ा भी होगा आपने, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और अगर ये कम होती है तो आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से, आज ही बताया था, क्योंकि वो ज्यादा सॉल्वेट होते हैं, ज्यादा सॉल्वेट होते हैं, ज्यादा सॉल्वेट होते हैं, ज्यादा सॉल्वेट। हाँ लायोफिलिक ज्यादा सॉल्वेट होते हैं। चार्ज होता है, नहीं नहीं इन पे चार्ज नहीं होता, वो तो लायोफोबिक पे होता है चार्ज। नो चार्ज, नहीं नहीं, अरे नहीं यार,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज फॉर्म्ड, अच्छा कौन सा बनेगा, ओके, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, अभी अभी तो किया सर, जस्ट अभी अभी किया हमने, ये ऑक्सालेट आयन वाली रिएक्शन, क्या बनता था सर, एक तो Mn2 पॉजिटिव बनता था, एक CO2 बनता था, और साथ में H2O बनता था। बट इसने सर ये नहीं पूछा कौन बनता है, इसने बोला कौन सा कैटलिस्ट बनता है, कौन सा कैटलिस्ट बनता है, दैट इज CO2, CO2 जो रिएक्शन को सेल्फ कैटलाइसिस में काम करता है, साथ में Mn2 पॉजिटिव भी होता है वैसे तो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे भी क्वेश्चन कर लें, एक कोई एसिड है 0.5 ग्राम, उसका मोलर मास 90 है, उसको न्यूट्रलाइज किसने किया, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, 20 ml ऑफ कॉस्टिक पोटाश KOH, बेसिसिटी पूछी हुई है सर, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दो, जितना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस का। बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे सर, आप बताओ, चार फॉर्मूले होते हैं, मास बाय इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और मोल्स इनटू एन फैक्टर। सर यहां पर कौन सा लगेगा, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी है, मेरे को लगा मोलैरिटी है, कोई बात नहीं हो गया। फिर इधर कौन सा लगेगा, फिर इधर मास दे रखा है, तो सर मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ऊपर चला जाएगा सर, ये पॉइंट हटा दो तो यहां 100 आ जाएगा, ये 2 पे चला गया, यही तो निकालना है एन फैक्टर, यही होती है उसकी बेसिसिटी। सर ये भी गया, सर ये भी गया, एन फैक्टर आ गया 0.54 को 2 से, फिर 2 से, सर अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आ जाएगा। एन फैक्टर ही तो होती है बेसिसिटी, एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी ही तो होती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं उसमें Mn2 पॉजिटिव आयन होगा, हाँ Mn2 पॉजिटिव आयन होगा, मैंने बोला भी कि साथ में Mn2 पॉजिटिव आयन भी होगा, वही ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, वही ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट बताने हैं। इतना KMnO4 इतने वॉल्यूम के साथ कर रहा है तो किसके साथ होगा पता नहीं भैया, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, जितने ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के होंगे उतने ही ऑक्सैलिक एसिड के होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इसके कितने आएंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 20 इंटू 0.1 वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, कितना था इसका 5, बेटा 100 को 0.1 से करूंगा 10 आ जाएगा। अब देखो किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट, किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 10 आ रहे हैं, किस ऑक्सैलिक एसिड के, जहां 10 आ रहे हैं वही आंसर है, क्योंकि दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, वॉल्यूम मोलैरिटी एन फैक्टर 2 है इसका, 2। सर ये 0.5 हो गया, 60 आ रहे हैं सर, नहीं ये तो फर्स्ट वाला तो इसका आंसर नहीं है, सेकंड वाला 150 इंटू 0.1 इंटू 2, सर 15 को 2 नहीं 3 आ रहा है, 30 नहीं सर, ये भी आंसर नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन में 25 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इसका होता है 5, 5 2 10, हाँ सर यही आंसर, क्योंकि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे।
सी आएगा बेटा, सी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ, 4 एसिड्स का दे रखा है, 4 नहीं पूछा हुआ है आपको, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है, आपसे ऑर्डर पूछा हुआ है। सर जो भी एसिड जितना स्ट्रांग था उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी उतनी ज्यादा थी, जो जितना वीक था उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी उतनी कम थी, क्योंकि जितनी कम आई थी वही तो उस एसिड को डिसोशिएट करने के काम आई थी। स्ट्रांग है, डी होगा सर, सी है भाई, सी है, सी है भाई उसका आंसर। मैंने मल्टीप्लाई गलत ना किया हो, सी ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहां तो नहीं कहीं गलती कर दी, 0.5 को 2 से करूंगा 10 ही आएगा, यहां पर भी ठीक है। 50 को 0.2 से करूंगा 10, ठीक है यार, ऐसे तुम लोग मजे ले रहे हो। क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। जिसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना ज्यादा होगा वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा किसका, एच ए, फिर एच बी, फिर एच सी, फिर एच डी, एच ए एच बी, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जब हम प्रिपरेशन करते हैं लायोफोबिक सोल्स की केमिकल मेथड्स में, क्या हमने डबल डीकंपोजिशन पढ़ा है? हाँ सर। AS2O3 प्लस H2S वाला मेथड पढ़ा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है? हाँ सर। H2S प्लस Br2 वाले में ऑक्सीडेशन थी और वो जो दूसरा था AU वाला उसमें रिडक्शन थी। हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है? हाँ सर, ये भी पढ़ा है हमने। तो ऑल ऑफ दीज हो गया फिर, ऑल ऑफ दीज हो गया। ये कह रहा है एन फैक्टर 3 होगा, नहीं भाई एन फैक्टर 2 ही होगा। कन्वर्जन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट टू कोलाइडल स्टेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं। हाँ, अभी अभी तो पढ़ा था। ये होता है बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयंस। सर बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉमन आयन की एडिशन से ही होगा, कॉमन आयन की एडिशन से ही होगा ना। कॉमन आयन जो होता था, देखा था अभी, फेरिक आयन, यहां पर क्या हो गया था, एडजॉर्ब हो गया था, एडजॉर्ब हो गया था। तो ट्रू एक्सप्लेनेशन हुआ। अब ट्रू कहां से आएगा सर? बी ऑप्शन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वीक एसिड है CH3COH बाय NaOH इतनी है, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड के साथ इतनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी है। आपसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पूछा हुआ है CH3COH का। जितनी एंथैल्पी कम निकली है, इससे कम निकली है, वही तो वीक एसिड को तोड़ने में काम आई है। कितनी कम निकली है, इतनी कम निकली है, कर दे यार, इसमें निकलनी चाहिए थी इतनी, निकली है इतनी, 3, 5.3 है कोई यार, 5 पॉइंट। कौन सा इंडिकेटर था जिसने पीएच रेंज, जिसने पीएच रेंज 8 से 9.8 के बीच में काम कर सकता है?
सर वो था 8 से 9। सर फिनॉक्सिलिन था, कलरलेस से पिंक हो जाता था 8 से 10 जाने पर। कैलकुलेट फ्री एनर्जी चेंज जब 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया जाएगा। अच्छा डेल्टा जी पूछा हुआ है, डेल्टा जी आपको लैटिस एनर्जी दे रखी है, हाइड्रेशन एनर्जी दे रखी है, एंट्रोपी दे रखी है। क्या आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है? yes. ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, यस। डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता है? डेल्टा एच लैटिस और हाइड्रेशन दोनों को ऐड कर दो, लैटिस और हाइड्रेशन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 3.7 किलो जूल। सर ये हो गया 3700 जूल, 3700। टेम्परेचर 300 दे रखा है, डेल्टा एस भी दे रखा है, डेल्टा सी 43 को 3 से करना यार 129 होता है इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। 129 मतलब 12,900, 12,900, 12,900 करना यार। इसमें से माइनस 2900 वहां से गया, 800 वहां से गया, माइनस 9200, माइनस 9200। अब माइनस 9200 का मतलब हो गया माइनस 9.2 किलो जूल। किलो जूल, मेरा ऑप्शन नंबर ए।